इजरायली हमले के बाद दमिश्क में दहशत का माहौल है। ईरानी दूतावास के आसपास की जो इमारत है वो भी तबाह हुई है। मलबे में अपनों की तलाश में जुटे लोगों को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये बड़ा हमला है जहां पर फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से, और इसमें दूतावास की इमारत तो तबाह ही हुई है लेकिन आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देखिए, यहां मलबे में अपनों की तलाश में जुटे हुए लोगों को भी आप देख सकते हैं। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहां पर बनाया गया है निशाना। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला किया गया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साउथ लेबनान का यह इलाका जो कि हिजबुल्लाह के कमांड में पूरी तरह से था, वहां पर इजरायली हमले हुए हैं और इसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, कमांडर की मौत पर ईरान भड़का हुआ है। दूतावास पर हमले का जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। सीरिया में ईरान के राजदूत की ये धमकी, ईरान पर हमले का बुरा अंजाम होगा। हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ये बातें कही गई है। तो ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो चुप नहीं बैठने वाला है। साफ तौर पर इसका बदला लेने की और इजराइल को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी विदेश मंत्री की तरफ से दे दी गई है। कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या कहा गया है विदेश मंत्री की तरफ से, ये देखिए। दूतावास पर हमला अत्यंत क्रूरता और इजराइल को करारा जवाब देंगे, विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं। वहां हिजबुल्लाह का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या है? इजराइल को कीमत चुकानी होगी, दुश्मन को सजा दिए बिना हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी साफ कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इजराइल की तरफ से भले ही अपने दुश्मन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये देखना होगा। कुछ और जानकारी के लिए एक बार समीर का रुख करते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त हर किसी के जहन में यही सवाल है कि ईरान पर इजरायली हमले के बाद अब आगे क्या होगा। कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं, जल्दी से उनको आपके सामने रखते हैं। क्या गाजा के बाद जंग का एक और बड़ा मोर्चा खुल तो नहीं जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। टॉप कमांडर की हत्या का आखिर कैसे जवाब देगा ईरान? ये एक अहम सवाल। क्या ईरान इजराइल में घुसकर हमला करेगा? इससे पहले अभी तक जो कुछ भी हुआ इजराइल के अंदर, उसके पीछे ईरान के प्रॉक्सी थे, ये हर किसी को पता है। लेकिन अब क्या डायरेक्ट वॉर तो नहीं छिड़ जाएगी? जंग छिड़ी तो क्या मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे? ये भी एक अहम सवाल है। और रशिया का रोल क्या होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इजराइल ईरान की जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी? इसके भी आसार नजर आते हैं। हमारे साथ संजय सॉय साहब भी मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक हमास हो, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, ये सब ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं और हम सब ये जानते हैं कि इजराइल को किस तरह जख्म पर जख्म दिया गया है इन तमाम संगठनों की तरफ से, और उसके पीछे कौन था? ईरान। तो इजराइल, तो अगर ये क्लियर भी हो जाता है कि ये हमले इजराइल ने करवाए, तो इजराइल के पास अपने बचाव में दलीलें तो बहुत नजर आती हैं। नहीं, बिल्कुल समीर, यहाँ पर यही बात है कि हर आदमी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है कि इन्होंने मेरी एम्बेसी पर हमला कर दिया, इन्होंने मेरे कमांडर्स को मार दिया। और आज जो है ईरान को अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जब उनके इस प्रकार से पुराने सेनाधिकारी मारे गए हैं, चीफ ऑफ कट जो पुराने रहे हैं और जिनका काफी नाम है, सुलेमानी के बाद अब दूसरा 2020 में सुलेमानी को मारा गया, तो अब ये मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देना पड़ेगा अपनी पॉपुलेशन को भी, नहीं तो उनका खुद का भी टिकना मुश्किल हो जाता है कि आप इतने कमजोर हो। अब यहाँ पर बदला कैसे लेगा, जहां जैसे आप कह रहे हैं खतरा बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार की जो चोट ईरान को दी गई है वो काफी खतरनाक चोट है। तो क्या ईरान हिजबुल्लाह से और हमले तेज करवाएगा? क्या ईरान अभी हुती को और भड़काएगा, उनसे और कुछ ना कुछ ज्यादा रेड सी की तरफ और अटैक्स ज्यादा बढ़वाएंगे? या हमास तो चलो अभी ज्यादा कुछ करने के उसमें नहीं, लेकिन ये दो एक्शन जो है जहां पर कुछ ना कुछ किया जा सकता है, या कुछ और टेररिस्ट कार्रवाई बढ़ जाएंगी वेस्ट के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, या फिर यूरोप में। तो इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमला करने की क्षमता इजराइल के ऊपर ईरान की अभी नहीं है। एक तो डिस्टेंस इन्वॉल्व है और दूसरी बात यह कि उनके अंदर अभी इतनी मिलिट्री पावर नहीं है। एक ये है कि इजराइल जो अभी तक ताकत दिखा रहा है
6 महीने से ज्यादा समय हो गया, लगातार बम्बार्डमेंट और भयानक बमबारी चल रही है। उसके बाद भी आज ये क्षमता है उनके अंदर, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग की क्षमता है कि उन्होंने पिन पॉइंट अटैक। लेकिन सर सवाल यहाँ पर बड़ा ये भी है जिस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे कि ईरान खुद भले ही नहीं, लेकिन जो उसके प्रॉक्सी संगठन हैं जिनको वो सपोर्ट करता आया है, क्या उनके जरिए इजराइल में दहशत फैलाई जा सकती है? इस हमले के बाद, इजरायली हमले के बाद ईरान में जबरदस्त गुस्सा भी नजर आ रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। ईरान में इजराइल से बदले की मांग अब तेजी पकड़ रही है। तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। दूतावास पर हमले के बाद ईरान के लोग सड़कों पर उतरे हैं और जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन इजरायली दूतावास के बाहर किया गया है, जहां पर इजराइल के झंडे को आग के हवाले करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। और ईरान में इजराइल के से बदले की मांग भी अब तेजी पकड़ रही है। और अगली बड़ी खबर, दमिश्क हमलों पर इजराइल का बयान आ गया है। हम हिजबुल्लाह को छोड़ेंगे नहीं, योव गैलेंट ने क्लियर किया है। बेरूत, दमिश्क, हर जगह हमले किए जाएंगे। योव गैलेंट का यह बड़ा बयान ईरान को बड़ी चोट पहुंचाने के बाद इजराइल खुलेआम इसे एक्सेप्ट करता हुआ, स्वीकार करता हुआ नजर आता है। और यह कहा गया है कि हिजबुल्लाह जहां जहां छिपेगा वहां वहां हमले किए जाएंगे। त्रिपाठी सर, रुख मैं आपका कर रही हूँ। जिस तरीके से विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि अंजाम इजराइल को भुगतना होगा, इस हमले के बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ईरान ये मानकर चल रहा है कि उसे हमले करने का, इजराइल में दहशत फैलाने का कहीं ना कहीं फ्री पास मिल गया? देखिए, ईरानी विदेश मंत्री का बयान ये भी दिखाता है कि ये करके इजराइल बेसिकली अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने, ईरान अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को ये दिखाना चाहता है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सक्षम हैं इसका जवाब देने में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी तरह से डायरेक्ट अटैक करेगा, क्योंकि डायरेक्ट अटैक का मतलब ईरान भी जानता है कि ईरान को भी उसमें ज़्यादा नुकसान होगा। और कोई निश्चित नहीं है कि ईरान को सारे मुस्लिम कंट्रीज का, मुस्लिम ब्रदरहुड का, सभी का समर्थन मिल जाएगा बिना शक। इसलिए ईरान यही चाहेगा कि अभी फिलहाल ऐसा किया जाए कि हिजबुल्लाह हो, हूती हो या और जो हमास हो, इन लोगों को ही और ज़्यादा इंस्टिगेट किया जाए, इनको ही और ज़्यादा सप्लाई दी जाए, ताकि ये लोग इजराइल के लिए परेशानी का सबब बनते रहे जी। क्यों? और इजराइल और ईरान इसके साथ साथ रूस का भी सपोर्ट करता रहेगा, ताकि वहाँ भी अमेरिका और नेटो को एक परेशानी लगातार मिलती रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ईरानी लीडरशिप इतनी बेवकूफ़ है कि वो डायरेक्ट हमला करने की कोशिश करेगी। हाँ, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जैसा भी बयान दे दे उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, डायरेक्ट वॉर के आसार आपको नजर नहीं आते, और आगे आने वाले वक्त में भी अगर हमले होंगे तो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात के आसार ज्यादा हैं। वहीं इजरायली हमले पर सीरिया भी भड़का हुआ है। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद का बयान, ईरानी दूतावास पर आतंकी हमला हुआ है, यह कहा है फैसल मेकदाद ने। आतंकी हमले की कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। इजरायली हमले सीरिया के अंदर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये कहा गया है सीरिया की तरफ से। तो देखिए, अब आपको ये भी बता दें कि अब तक ईरान के कितने टॉप कमांडर मारे गए हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखेंगे और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। 1 अप्रैल की बात करें, दमिश्क सीरिया में इजरायली हमले में टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी को ढेर कर दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़िए, 2 मार्च बेनिया सीरिया में IDF एयर स्ट्राइक में IRGC कर्नल रेजा जरई मारे गए। जी हां, लगातार हमले हुए हैं सीरिया के अंदर ही। ईरान समर्थित रेजिस्टेंस बलों का सैन्य सलाहकार जो है उसे ही हमले में कर दिया गया ढेर। इससे पहले आप जाइए, 25 दिसंबर 2023 ईरानी कमांडर सैयद रजी मोसावी की जान ली गई थी, उनको मारा गया था। सीरिया में IRGC के सीनियर एडवाइजर थे और उन्हें एक हमले में ढेर कर दिया गया था। 30 दिसंबर की बात करें 2023, पिछले साल, तो ईरान के 11 कमांडर मारे गए थे। और इसी दिन सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर IDF की तरफ से एयर स्ट्राइक भी की गई थी। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और जनवरी 2020 में IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत को भला कौन भुला सकता है। और उसके बाद ईरान और अमेरिका के संबंधों में कैसी तलखी आई,
वो भी हमने देखा। बगदाद में अमेरिका इजराइल के ड्रोन हमले में उनकी मौत हुई थी और उनकी जान ले ली गई थी। लेकिन अब इस मामले में अमिताभ जी होता हुआ क्या आप देखते हैं? सीरिया भी जाहिर है बिखरा हुआ है क्योंकि उसकी जमीन पर यह हमला हुआ है। इस बात के कितने आसार नजर आते हैं कि इस हमले के पीछे अमेरिका और इजराइल की मिलीभगत हो सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंटेलिजेंस अमेरिका से ही आया होगा। आपने कासिम सुलेमानी की हत्या का मेंशन किया। इजराइल में यह माना जाता है कि अक्टूबर 7 की जो घटना हुई थी वो ईरान ने ही करवाया था हमास के द्वारा, उसका कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए। तो और अब ये जब हुआ है तो कोई फिर इंसिडेंट होता है तो सारा दारोमदार पॉपुलर परसेप्शन में इजराइल जो है वो ईरान पर ही देगा। लेकिन यहां पर मैं एक क्वेश्चन कर दूं, सीरिया, लेबनान और जितने भी प्रॉक्सीज ईरान के हैं, इस समय ईरान किसी भी तरह से इंटरवेंशन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि अमेरिका, खास करके अमेरिका का जो पब्लिक ओपिनियन है वो इजराइल के युद्ध के खिलाफ है। वहां जो सिविलियंस कैजुअलिटीज हो रही हैं गजा में, उनके खिलाफ है। तो इस समय कोई भी ईरान मिस एडवेंचर नहीं करना चाहेगा। वो हो सकता है ये कि जितने भी उसके हिजबुल्लाह के प्रॉक्सीज हैं उनको फिर से रिएक्टिवेट करने की कोशिश करे। और इजराइल का तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि किसी न किसी तरह इस वॉर को एस्केलेट किया जाए। तो वो बैठ के हाथ धरे देखेगा और अमेरिका और ईरान लड़ेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वो ईरान के समर्थन में डायरेक्टली नहीं आएंगे, क्योंकि ईरान की पहले से तलकी, हालांकि कुछ दोस्ती अब हुई है, लेकिन ईरान का इस समय मुझे कोई दोस्त नहीं दिख रहा है। रूस उसका समर्थन कर सकता है, उनको सैन्य मदद कर सकता है, लेकिन रूस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें नहीं होना चाहेगा। लेकिन जो स्थिति बन रही है समीर, उसको देख के यही लग रहा है कि इजराइल बेंट अपॉन है नेतन्याहू के नेतृत्व में कि किसी न किसी तरह इसको और एस्केलेट किया जाए, ताकि जो उनके भीतर जो टेंशन चल रहा है, जो संडे को एक बहुत मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, उसको किसी न किसी तरह करके एक वॉर को किसी न तरह एस्केलेट करे पूरे वेस्ट एशिया में, और इजराइल में उसका जो कुर्सी है, जो नेतन्याहू की कुर्सी है, वो बची रहे। तो इसमें इजराइल का वेस्टेड इंटरेस्ट है। और कासिम सुलेमानी की भी जब हत्या हुई तो आप ध्यान देंगे, एक चीज बड़ा स्पष्ट था कि इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों इन्वॉल्व थे, और किसने मारा, कैसे मारा, ये किसी को नहीं पता चला। बाद में कुछ धरपकड़ हुई, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता चला है कि इसमें कैसे मारा गया, कौन उसके लिए इन्वॉल्व था। और आईआरजीसी इस समय बहुत एक पावरफुल फोर्स बना हुआ है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, हूती के लिए, हमास के लिए। वो उनको किसी न किसी तरह वो एक रिवेंज जरूर लेगा, इसका बदला जरूर लेगा। ठीक है, तो हालिया हमले में आपका साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका का रोल था या नहीं, इसको लेकर डिनाई नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंस अमेरिका से ही आया होगा। ऐसे में अब हालात कितने बदलते हैं, कितने बिगड़ते हैं, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी।